गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक बेटा। हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट पेपर टू। पेपर टू मीन्स अ कोड नेम 08 सब्जेक्ट कॉमर्स। बेटा इस सब्जेक्ट्स में हम लोग अभी तक का कुछ यूनिट से हम लोगों ने इसको डिवाइड करके स्टार्ट करना शुरू किया था। आज हम लोग अपनी उसी यूनिट में चैप्टर 3 है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अभी तक का हम लोगों ने इससे पहले इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ा, इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस, ई बिजनेस के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो किन चीज़ों की मदद से बेसिकली चल रहा है, किन थ्योरीज की मदद से चल रहा है, उससे रिलेटेड यहाँ पे बातचीत होगी। सबसे पहला वर्ड सर जो इसमें आता है वो आता है मर्चेंटाइलिज्म। मर्चेंटाइलिज्म यहाँ पे क्या बात करता है, तो सब मर्चेंटाइलिज्म जो वर्ड है वो 16th सेंचुरी में आया था। कब आया था भैया? 16th सेंचुरी में। One of the earliest effort to develop an economical theory, the theory stated that the country's wealth was determined by the amount of its gold and silver holding। यानी कि एक समय था जब कंट्री के गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू से पता लगाया जाता था कि किस कंट्री में कितनी वेल्थनेस है, कौन सी कंट्री कितने सुख समृद्ध और खुशहाल देशों में कंसिडर करी जाती है। इन सिंपल सेंसेस mercantilists believed that a country should increase its holding of gold, silver by promoting export and discouraging imports। ठीक, in other words, if a people इन अदर कंट्रीज बाय मोर फ्रॉम यू, मतलब अगर आपसे ज़्यादा खरीद रहे हैं यानी कि आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो, देन दे सेल टू यू, दे हैव टू पे यू द डिफरेंट इन गोल्ड्स एंड सिल्वर। यानी कि पहले ज़माने में जब आप कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे तो बदले में गोल्ड एंड सिल्वर ही दिया जाता था और इसी की बेसिस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। अ क्लोजर लुक इन अ वर्ल्ड हिस्ट्री 1500 to 1800 लेट years explain why mercantilism is flourished। In 1500, we marked that the rise of a new nation states whose rulers wanted to strengthen their nation by building larger armies and national institutions by increasing exports and trade। यानी कि उन दिनों में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जैसे ट्रेड्स को काफ़ी बढ़ावा दिया गया, जिसकी वजह से गोल्ड कलेक्शन ज़्यादा हो सके कंट्रीज़ में, और उसी गोल्ड कलेक्शन से हमको ये पता चल सकता है कि कौन सी कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा वेल्दी हैं। और इसी स्ट्रैटेजी को बेटा यहाँ पे बोला जाता है प्रोटेक्टोनिज्म एंड इज स्टिल यूज टुडे। और ये टेक्निक बेटा आज भी यूज़ करी जा रही है। Now today nations expand their wealth by using their colonies around the world in an effort to control more trade and amass more riches। The British colonial empire was one of the more successful example। It sought to increase its wealth by using a raw material from places ranging from what are now Americans and Indians। France, the Netherlands and Portugal, Spain were also successful in building a large colonial empire। ये कुछ ऐसे कॉलोनियल एम्पायर थे जिन्होंने बेसिकली गोल्ड और सिल्वर जैसी चीज़ों पे ही ट्रेड करके आज अपनी कंट्री की प्रॉपर ग्लोबली इकोनॉमिकल लेवल को और तमाम अदर लेवल्स को बहुत ही बूस्ट और इन्हांस करके रखा हुआ है। ऑल दो द मर्चेंटाइलिज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेड वॉरियर्स और थ्योरीज दे रिमेन्स द पार्ट ऑफ द मॉडर्न थिंकिंग कंट्रीज सच एज जापान, चाइना, सिंगापुर, ताइवान एंड इवन जर्मनी ऑल्सो फेवर करता है कि इन सब चीज़ों में कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करिए, इंपोर्ट कम करिए। इट डिस्करेजेस द इंपोर्ट। इधर यहाँ पर साफ साफ मेंशन्ड है कि नियो मर्चेंटाइलिज्म इज विच द कंट्री प्रमोट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्शन एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज सब्सिडीज। नियरली every country at one point or another has implemented some form of protection policy to guard key industries in its economy। While the export-oriented companies usually supported the protectionist policies that favor their industries or firms and other companies and consumers hurt by the protectionism, and the taxpayer pay the government subsidies of the selected export in the format of higher tax base। यानी कि हमारी गवर्नमेंट ये कहती है
कि जो कंट्री में जितने ज़्यादा लोग ज़्यादा टैक्स पे ऑफ करेंगे उससे और हमारी कंट्री की पोजीशन मच बेटर तरीके से इम्प्रूव हो पाएगी, जिसका बेनिफिट इवन इन नॉट इवन इन अ कंट्री इनसाइड लेटर बट इन ऑल्सो आउटसाइड लेवल, यानी कि आउटसाइड लेवल पे भी हम इसको और बूस्ट अप कर सकते हैं। Now here are some absolute advantages apart from mercantilism is that Adam Smith ने बेटा एक क्वेश्चन उठाया था 1776 में, that theory of a time the wealth of a nation, Adam Smith an inquiry into a nature and cause of wealth of a nation, recent versions have been edited by scholars and economists। स्मिथ ने ऑफर किया था क्या, न्यू ट्रेड थ्योरी, जो कि ऑब्सोल्यूट एडवांटेज के नेम से जानी गई, जिसका मेन फोकस क्या था कि कंट्री की एबिलिटी पे ध्यान देना ताकि वो ज्यादा एफिशिएंट गुड्स को प्रोड्यूस कर सके एज कंपेयर टू अदर नेशन, और साथ ही साथ इस तरीके की पॉलिसीज को स्मिथ ने बीच में इंटरवीन किया ताकि जो ट्रेड कंट्रीज हो रही 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में उनकी पॉलिसीज प्रॉपर रिस्ट्रिक्टेड और रेगुलेटेड मैनर से होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल इन अ हाइपोथेटिकल 2 कंट्रीज हैं, एक कंट्री ए है जो प्रोड्यूस करती गुड एंड चीपर और फास्टर गुड्स एज कंपेयर टू अदर कंट्री बी, तो कंट्री ए के पास एडवांटेज है कि वो और फोकस करे स्पेशलाइजेशन ऑन प्रोड्यूसिंग द गुड्स विच आर सिमिलर टू द कंट्री बी वॉज बेटर ऑफ प्रोड्यूसिंग अनदर गुड, जिसके थ्रू बी जो है बी से भी बेटर कुछ प्रोडक्शन को एनहांस कर सके। नाउ द पॉइंट इज व्हाट द स्मिथ थ्योरी रीजनड दैट देयर इज इंक्रीज्ड एफिशिएंसीज पीपल इन बोथ कंट्रीज वुड बेनिफिटेड एंड ट्रेड शुड बी इनकरेज, जिससे कि ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। एंड दिस थ्योरी इज स्टेटेड that a nation's wealth shouldn't be judged by how much gold and silver it had by rather by the living standards of the people. Now here a comparative advantage between or among the various countries is like the challenges to absolute advantage theory was that some countries may be better at producing both goods and therefore the advantage in a many areas they contrast may not have as useful absolute advantages। तो इसका आंसर देने के लिए बेटा डेविड रिकार्डो आए जो कि एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1817 में कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने ये बताया जिसके थ्रू हम किसी भी एक कंट्री ए और अदर कंट्री के बीच में प्रॉपर स्पेशलाइजेशन मैनेज कर सकें। कंपैरेटिव एडवांटेज जो हुआ है स्टार्ट हुआ है अकर बिटवीन व्हेन अ कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस मोर देन द एफिशिएंटली देन द अदर कंट्री, जो प्रॉपर कंट्रीज के साथ डिफरेंशिएशन और वेरिएशंस हो सके वो सब इसके अंदर का पार्ट बोला जा सकता है। यू ऑल हैव मस्ट टुक अ स्क्रीनशॉट ऑफ सच गिवन एग्जांपल व्हिच कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव एडवांटेज एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज। यहां पर हमको ये इस सेलेक्टेड पैराग्राफ से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है बेटा एब्सोल्यूट एडवांटेज में और कंपैरेटिव एडवांटेज में। नाउ कम टू द फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी व्हिच इज आल्सो नोन एज हेक्सर-होलिन थ्योरी। हेक्सर-होलिन थ्योरी जो थी बेटा उसने स्मिथ और रिकार्डो की दोनों को थ्योरीज को खारिज करते हुए बात कही थी कि दे डिडंट हेल्प अ कंट्री डिटरमाइन विच प्रोडक्ट्स वुड गिवन अ कंट्री टू एन एडवांटेज। इसने बोला कि दोनों थ्योरीज जो है बेटा वो फ्री एंड ओपन मार्केट के लिए तो बात करती हैं बट कोई भी कंट्री के बेटरमेंट के लिए बात नहीं करती है। 90s के दौरान 2 स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे एली हेक्सर एंड ब्रेटन होलिन, ये 2 अलग अलग बंदे हैं हेक्सर एंड होलिन। इन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसका मेन फोकस क्या था, अटेंशन ऑन हाउ अ कंट्री कुड गेन कंपैरेटिव एडवांटेज बाय प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजिंग द फैक्टर्स वर इन अबंडेंस इन द कंट्री लाइक अ लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीजों को एनहांस और बूस्ट किया जा सके। Some factors that were great in a supply related to demand would be a cheaper, factors in a great demand relative to the would be a more expensive। यानी कि ये बोलते हैं कि कुछ सामान भले ही प्योर क्वालिटी के हों, पुअर क्वालिटी के हों, बट दे आर इफ दे आर चीपर देन दे कांट इजिली बी परचेज बाय एनीवन। बट अगर ऑन द अदर हैंड कोई भी सामान कैसा भी बनाया गया है लेकिन अगर उसको महंगा बना के बेचा जा रहा है देन इट कैन बी इजिली परचेज बाय अ पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल चाइना एंड इंडिया आर द home to cheap large pools of labor, hence these countries have become the optimal location for labor intensive industry like textile and garment। यानी कि बोल रहा है कि इंडिया और चाइना के अंदर बहुत सा ऐसा ग्रुप है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में हमारे पास पुअर वेजेस रेट्स में अच्छे लेबर्स अवेलेबल हो जाते हैं जिनकी मदद से हम टेक्सटाइल और गारमेंट जैसे कामों पे इन्हांसमेंट कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज व्हाट, द पॉइंट इज लियोन
थिफ पैराडॉक्स 1950 के दौरान, मतलब अभी तक का हमने इससे पहले बात करी थी 90 की, अब हम बात करेंगे 1950 की। रशियन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वासिले डब्ल्यू लियोनथेफ स्टडीड इन अ यूएस इकोनॉमी closely and noted that the US was abundant in a capital, therefore he should export more and capital incentive techniques। जिसकी मदद से अगर कोई कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, इसका मानना ये था कि यूएस जो था उसके पास कैपिटल लार्ज क्वांटिटी में है, तो उसको अपनी कंट्री के अंदर बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स और करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं मेन इम्पैक्ट इसमें किस में करना चाहिए, एक्सपोर्ट के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी द यूएस स्टेट शुड हैव बीन इंपोर्टिंग द लेबर intensive goods, but instead it was actually exporting them। His analysis becomes known as a Leontief paradox because it was a reverse of what was expected by the factor of production theory। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। सो ओवर द डिकेड, यहाँ पे बात आती है क्या, टाइम जीतते बीतते मैनी इकोनॉमिस्ट हैव यूज्ड दीज थ्योरीज डेटा टू एक्सप्लेन एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ पैराडॉक्स। बहुत से इकोनॉमिस्ट ने थ्योरी को यूज किया जिससे कि बेटर तरीके से काम कंसीडर करा जा सके। नाउ हाउएवर व्हाट रिमेन्स द क्लियर इन दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन अ कॉम्प्लेक्स is impacted by numerous and often changing factors। various other factors को consider करके ये काम करा जा सकता है। Now the point is a modern or a firm based trade theories। तो बात आती है क्या, in contrast of a classical and country based trade theories, यानी कि हर कंट्री की अपनी एक मॉडर्न थ्योरी है, नई फर्म को लेकर के थ्योरी है। लाइक हमारी कंट्रीज में एमएनसीज को लेके, न्यू इंट्रा इंडस्ट्रीज को लेकर के, या दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को लेकर के डिफरेंट थ्योरीज हैं जिनको फुलफिल करना हमारी ही कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक जापान एक्सपोर्ट्स टोयोटा व्हीकल टू जर्मनी एंड इंपोर्ट मर्सिडीज बेंज ऑटोमोबाइल्स फ्रॉम जर्मनी, यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को कुछ प्रोड्यूस करके देगी तो ही बदले में दूसरी कंट्री उसको कुछ प्रोड्यूस करके दे पाएगी। अगला आता है अनलाइक द कंट्री बेस्ड थ्योरीज द फर्म बेस्ड थ्योरीज इज इनकॉर्पोरेटेड अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फैक्टर्स इंक्लूडिंग द ब्रांड एंड कस्टमर लॉयल्टी, टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी इन सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेड फ्लोज। और बेटा कंट्री बेस्ड के बेसिस पे ही हम अलग अलग कंट्रीज से अपने ट्रेड फ्लोज को और बूस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई डिफरेंट कंट्रीज की। अब बात आती है क्या बेटा, कंट्री सिमिलैरिटी की। फॉर एग्जांपल, वन ऑन द अदर हैंड वन इज इंडिया एंड सेकंड वन इज ऑन दी चाइना। तो चाइना और इंडिया के बीच में जो सिमिलैरिटीज होंगी उन बीच में, लाइक एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे स्टेफन लिंडर, जिन्होंने ये बात बोली थी 1961 में, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर इंडस्ट्री ट्रेड। लिंडर थ्योरी प्रपोज द कंज्यूमर इन अ कंट्रीज दैट आर इन अ सेम और सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वुड हैव अ सिमिलर प्रेफरेंसेस। In this firm-based theory, a lender suggested that the companies are the first producers by the domestic consumption. When they explore exporting, the companies often find the market that looks similar to their domestic one। यानी कि कंट्री अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शंस को बूस्ट करे, इन्हांस करे, जिससे कि सर वो अपने इंडिविजुअल बिजनेसेस को और इन्हांस्ड तरीके से और बूस्ट तरीके से काफ़ी अच्छे से मार्केट में सोल्ड करे, जिससे कि सर उसको एक पोटेंशियल सक्सेस डिराइव हो सके, जिससे कि सर वो और लार्जली काम अच्छे से प्रोडक्शन को बढ़ा सके और उससे उस कंट्री के जो मेन कॉमन गोल्स हैं उनको वो फुलफिल कर सके प्रॉपरली। देखिए सेकंड थर्ड लास्ट टाइम में लिखा भी हुआ है, लिंडर कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी, then the state the most trade in manufactured goods will be between a countries with similar per capita income and inter industry trade will be a common। यानी कि प्रॉपर तरीके से बीच में जो हमारी कॉमन म्यूचुअल कंसेंचुअल चीज़ें हैं उन पे ध्यान देकर के अगर हम काम करेंगे तो हम बहुत अच्छे इस पे ग्रो कर पाएंगे। where the brand name and products of reputations are important factors by the decision making and purchasing process। now the point is a product life cycle theory। so product life cycle theory is basically given by Raymond Vernon, and a Harvard Business School professor who set the product life cycle theory in 1960s।
This basically theory focuses on a new product, manufacturing product, standardized product. A new product basically like such kinds of products which are basically demanded by the public. यानी कि न्यू प्रोडक्ट मतलब बेटा उस तरीके का प्रोडक्ट आप बनाइए जिसकी डिमांड जो है बेटा वो मार्केट में बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि आप प्रॉपर्ली उसको रीगेन कर सको। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की बात अगर हम करें तो सर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स लाइक जो कि सर हमारे गुड्स को बेचने में और क्रिएट करने में दोनों में मदद करते हैं। एंड स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स ऑलवेज स्टैंड्स फॉर अ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स लाइक सच प्रोडक्ट्स for example like Apple products or like TCL products, such products जो बेसिकली बेटा हमारे एक स्टैंडर्ड को दिखाते हैं, एक प्रोडक्टिविटी को दिखाते हैं कि हम इन तरीके के गुड्स को अगर कंसिडर करते हैं या यूज करते हैं सो वी आर कंसिडरिंग डिफरेंटली फ्रॉम सोसाइटी लाइक अमंग peoples. Okay, next one, it has also been used in described how the personal computer went through its product cycle. 1970s में आया था, then it will be mature product in 1980s and 90. now जो पीसी का स्टैंडर्डाइजेशन प्रोजेक्ट है बेटा ऑल ओवर एशिया एंड मैक्सिको जैसी कंट्रीज से लो कॉस्ट कंट्रीज में भी यूज हो रहा है। अगला बोलता है द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी हैज बीन लेस एबल टू एक्सप्लेन द करंट ट्रेड पैटर्न वेयर द इनोवेशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग अकर्स अराउंड द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ड्स में हम यूज कर सकते हैं, उनको कंसीडर कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लाइक ग्लोबल कंपनीज इवन कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डेवलपिंग मार्केट। बेटा यहाँ पर हमारे पास हाईली स्किल्ड लेबर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, चीपर एंड इवन दो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया, China offers both highly skilled labor and new research facilities at the substantial cost advantage by the global firm. Like a global strategic rivalries theories की हम बात करें तो ये बात करता है कि बेटा हमारी कंट्री में अब स्ट्रैटेजिक थ्योरीज का यूज होने लगा है, पहले नहीं होता था। मतलब जो स्ट्रैटेजिक थ्योरीज हैं बेटा 1980s में आई थी जो कि पॉल कर्गमैन एंड केल्विन लैंगस्टर द्वारा लाई गई थी। इनका मेन फोकस था एमएनसीज पे फोकस करो और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के थ्रू ग्लोबली फर्म्स को एनहांस करो जिससे फर्म एनकाउंटर कर सके न्यू ग्लोबल कॉम्पिटिशंस को इन देयर इंडस्ट्रीज। इन ऑर्डर टू प्रपोजर दे मस्ट डेवलप्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। द क्रिटिकल वेज दैट फर्म कैन ऑब्टेन अ सब्सटेंशियल advantage are called the barriers to entry of the industry. The barriers to entry refers to the obstacle. जो बेटा barriers है उन्हीं को obstacles consider करा जा रहा है। means barriers means a kind of a बाधाएं, इंटरफेरेंस जो नई मार्केट और इंडस्ट्री में एनहांस करने में मदद करती हैं। लाइक अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, द ओनरशिप एंड इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यूनिक बिजनेस प्रोसेस एंड द कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज और फेवरेबल एक्सेस टू रॉ मटेरियल। नाउ द पॉइंट इज व्हाट पोर्टर नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ये सर प्रोफेसर क्या थे, सर पोर्टर क्या थे? तो बेटा सर पोर्टर का पूरा नाम था बेटा माइकल पोर्टर जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ के आए थे और जिन्होंने न्यू मॉडल एक्सप्लेन किया था नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का इन 1990। पोर्टर ने 4 CU में इसको बांटा था। द वन इज अ लोकल फर्म, सेकंड इज अ लोकल मार्केट, थर्ड वन इज अ लोकल मार्केट डिमांड एंड द लास्ट वन इज अ लोकल मार्केट सप्लाई। अ लोकल मार्केट रिसोर्सेज एंड कैपेसिटीज फैक्टर्स की बात करें तो पोर्टर ने रिकॉग्नाइज किया जो वैल्यू ऑफ द फैक्टर प्रोपोर्शंस हैं, नेशन रिसोर्सेज हैं, उनको एनहांस करना, उनको फुलफिल करना, उनको मैनेज करने से रिलेटेड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर ध्यान देना, ये सारे काम इसके अंदर कंसीडर करे गए। द पोर्टर एडेड टू दीज बेसिक फैक्टर्स अ न्यू लिस्ट ऑफ द एडवांस फैक्टर्स विच ही डिफाइंड एज अ स्किल्ड लेबर एंड इन्वेस्टमेंट। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी पे बढ़ावा दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे बढ़ावा दिया गया, जिन्होंने ये काम किया कि सर एडवांस फैक्टर को हम किस तरीके से कैसे कंसीडर कर सकते हैं। अगला पॉइंट इज व्हाट अ लोकल मार्केट डिमांड कंडीशंस, यानी कि सर पोर्टर ने इस बात पर भरोसा जताया कि एक सोफिस्टिकेटेड होम मार्केट इज अ क्रिटिकल इंश्योरिंग ऑनगोइंग इनोवेशन, जिसके थ्रू सर हम सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को यूज कर सकते हैं। कंपनीज जो डोमेस्टिक मार्केट्स और सोफिस्टिकेटेड ट्रेंड सेटिंग्स एंड डिमांड फोर्सिंग के लिए काम करती है, साथ ही साथ जो न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज पे बात करती है, और मैनी सोर्सेज जो क्रेडेंशियल्स ऑफ डिमांडिंग यूएस कंज्यूमर्स को फोकस ऑन हो करके रन मैनेज किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ यूएस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स जो कि एनहांस कर सकती है क्या बेटा लोकल मार्केट डिमांड कंडीशंस। मतलब बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है बेटा ये यूएस को पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बेटा
डोमेस्टिक ट्रेड के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब ये बताना चाह रहा है कल को अगर आप अपने बिजनेस को यूएस लेवल पे एक्सपैंड करना चाहते हो तो आपको लोकल मार्केट डिमांड कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ सर जो लोकल सप्लायर्स हैं उनके लिए भी काम करना पड़ेगा, लाइक लार्ज ग्लोबल फर्म्स बेनिफिट्स जो हैं, स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट सपोर्टिंग्स हैं, उनको कंसीडर करने के लिए, कंसर्न करने के लिए एंड क्लस्टर ज्योग्राफिकली काम करने के लिए रन मैनेज करना पड़ेगा। अगला पॉइंट इज व्हाट अ लोकल फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेटा लोकल फर्म की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, लाइक अ हेल्दी लेवल ऑफ राइवलरी बिटवीन अ लोकल फर्म विद स्पर इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि काइंड ऑफ अ फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए, हमको भी कुछ चीज़ें उनसे सीखनी चाहिए और उनको भी हमें कुछ सिखानी चाहिए, जिससे कि सर हम इन एडिशनली अच्छे से काम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल इसमें बोला गया है इन एडिशन टू 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डायमंड, पोर्टर ऑल्सो नोटेड that the government and the chance play a part in the national competitiveness of industries. Government can by their actions and policies जो कि increase करते हैं competitiveness of the firm occasionally in the entire industries, and Porter's theory जो है along with the other modern firm based theories offers an international interpretations of international trade, यानी कि international trade को और कितने अच्छे से जान सको उसके लिए बेटा ये modern business theories को अप्लाई किया गया है ताकि आप अच्छे तरीके से कंसीडर इसको कर सको। अगला पॉइंट आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड सच व्हाट इज अ टैरिफ। तो टैरिफ इज अ काइंड ऑफ अ टैक्स व्हिच इज पुट ऑन द गुड्स when they are traded internationally. Now the point is a non-tariff, so any government regulation, policies or procedures other than the tariff that has the effect of expecting international trade. Now the specific tax, such a tax जो फिक्स होते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक चीज पे, एंड एड वोलरम का बेटा टर्म होता है एडिशन ऑफ द वैल्यू, यानी कि जब किसी भी गुड्स में हम टैक्स लगा के उसकी वैल्यू को एनहांस करते हैं वो बेटा इसके अंदर कंसीडर करी जाती है। नाउ द कोटास आर द डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्वांटिटी ऑफ सम गुड्स। सम किसी गुड्स पे जब क्वांटिटी फुल ऑन होती है वो हमारे बेटा कोटास का पार्ट बोला जाता है। VER यानी कि वॉलंटियर एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, यानी बायलैटरल एग्रीमेंट जो हम किसी भी कंट्री के साथ हो रहे होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे बात बताई जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड पॉलिसी, सच काइंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक रूल्स व्हिच आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टीज फॉर द इंपोर्ट ऑफ द कंट्री, एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स, सच स्टैंडर्ड्स व्हिच आर मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैनेजिंग और मेकिंग और चेकिंग द व्हाट आर द बेस्ट टेस्ट एजेंसीज पॉलिसीज बाय व्हिच यू कैन fulfill or enhance the product quality. Now the local content requirement कि basically some specific areas में किन चीज़ों की requirement है उससे related यहाँ पे काम हो सके वो बात इसके अंदर बताई गई। Now the point is what countervailing duties, यानी कि such duties जो हमारे ऊपर impact डालती हैं foreign subsidies का, वो इससे related बात आ रही है। अब सब्सिडी क्या होती है बेटा, सब्सिडी की बात करें kind of a rebate which is given by the government in domestic products like cash grant, low interest loan, tax break, etc. First of all, understand the types of subsidies. The amber box means when the World Trade Organization agreements, these are not allowed. Those subsidies which have a direct impact on production, trade and need to be cut down. ब्लू बॉक्स जो होती है अलाउड टू एक्सटेंड यानी इनहांस करने के लिए। ग्रीन बॉक्स इम्पैक्ट ऑन द ट्रेड विच आर अलाउडेड, जो बेसिक ट्रेड जितना दिया जा सकता है उससे रिलेटेड यहाँ पे बात बताई गई है। अब सर यहाँ पर हमारी ये जो यूनिट है ये होती है बेटा द एंड। हम लोग अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे इसी की अगली यूनिट के साथ जिसका नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। टिल आप इस PDF के थ्रू इसको रीड करिए, रिवाइज करिए एंड डू मेंशन योर comments or do mention your doubts in comment box। तब तक के लिए आप सबको all the best and very well wishes for your upcoming UGC NET Commerce examination for June। Thank you and have a good day।